आज हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये केवीएस और एनवीएस टायर 2 के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द विंडो वर्जन ऑफ सीडीएस एंड आईएसएस कोल्ड। सीडीएस और आईएसआईएस का विंडो संस्करण क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है विन आईसीएस या जे आईसीएस, जेन आईएसआईएस या वेब आईएसआईएस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीडीएस क्या है। ठीक है, तो सीडीएस है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। ठीक है, और आईएसआईएस क्या है? आईएसआईएस इंटीग्रेटेड तो ये ऑप्शन में है ना, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आप इनका ध्यान रखना। तो आईएसआईएस क्या है? इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये क्या है? ये एक लाइब्रेरी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? लाइब्रेरी डेटाबेस सॉफ्टवेयर। और इसको डेवलप किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, इससे आपके क्या क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये क्या है? एक लाइब्रेरी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, किसके द्वारा आया था? ये यूनेस्को के द्वारा आया था। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है और इसको मेनली किसके लिए डिजाइन किया गया था? क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए इसको डिजाइन किया गया था। ठीक है, और जो ये मेनली वर्क करता है किसके अंदर करता है? डॉस। क्या है ये? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से ही समझ आ रहा होगा कि इसका आंसर विंडो आईएसएस हो जाएगा, क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट विंडो है जब वो पॉपुलर हुई थी ना, तो सीडीएस ने क्या किया था तब विंडो वर्जन लॉन्च करा था। सीडीएस ने विंडो वर्जन डेवलप किया था, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विन आईएसआईएस। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सीडीएस क्या है, आईएसआईएस क्या है, और ये जेआईएसआईएस क्या है? जावा बेस्ड वर्जन है, नॉट स्पेशली विंडो वर्जन। ये किसके लिए है? जावा के लिए। और जो जेन आईएसआईएस है वो किसके लिए है? वेब बेस्ड के लिए, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, जेन आईएसआईएस। और ये क्या है? वेब आईएस। ये है एक नेटवर्क। ठीक है, इंटरनेट वेब वर्जन के लिए। ये किसके लिए? वेब वर्जन के लिए, इंटरनेट के लिए। तो ये क्वेश्चन के कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको मैंने साथ के साथ ऑप्शन भी कराए हैं और बताया इसका आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ, ये क्या है? इंटरनेशनल लाइब्रेरी स्टैटिक्स है। क्या है? इंटरनेशनल लाइब्रेरी स्टैटिक्स। और जो इसका टाइटल है वो क्या है? इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या है इसका टाइटल? इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनेशनल लाइब्रेरी स्टैटिक्स। ठीक है, और इसको ये क्या प्रोवाइड कराता है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स। जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है लाइब्रेरी टर्म्स की, वो ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आईएसओ एंड यूनिफॉर्म मेथड्स फॉर कलेक्टिंग स्टैटिकल डेटा, गाइडलाइन फॉर रिपोर्टिंग लाइब्रेरी स्टैटिक्स। ठीक है, तो इसमें ये सब पॉइंट इंक्लूड है। लाइब्रेरी स्टैटिक्स के लिए यूनेस्को ने क्या फॉलो करा था? 2789 आईएसओ 2789 ये फॉलो किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को के द्वारा ही क्यों कवर की जाती है? क्योंकि यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन
एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या करता है, कलेक्ट एंड पब्लिश करता है गोल डेटा रिलेटेड टू एजुकेशन, लिटरेसी एंड लाइब्रेरीज। ठीक है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन ISO 2789, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ISO 2789 इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर लाइब्रेरी स्टैटिक्स। क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फॉर लाइब्रेरी स्टैटिक्स के लिए। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म मेथड्स टू कलेक्ट, प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट स्टैटिकल डेटा। क्या प्रेजेंट करता है ये, स्टैटिकल डेटा ऑफ लाइब्रेरी वर्ल्ड वाइड। यूनेस्को के द्वारा ये ISO 2789 क्यों आया, क्यों इसका यूज होता है यूनेस्को के द्वारा, तो यूनेस्को वर्क टू प्रमोट ग्लोबल स्टैंडर्ड इन एजुकेशन, कल्चर एंड नॉलेज फॉर लाइब्रेरी स्टैटिक्स। यूनेस्को यूजेस, इसीलिए यूनेस्को इसको यूज करता है। ठीक है, इंश्योर इंटरनेशनल कंपैरेटिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी डेटा। तो यूनेस्को इसे क्यों यूज करता है, क्यों इसका उपयोग करता है, यूनेस्को वैश्विक स्तर मतलब कि इंटरनेशनल कंपैरेटिबिलिटी पर शिक्षा और ज्ञान, एजुकेशन एंड कल्चरल को मानवीकरण को बढ़ावा देता है। लाइब्रेरी स्टैटिक्स के लिए ISO का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि विश्व भर में डेटा को एक समान बनाता है, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, रिपोर्टिंग को सटीक और तुलनीय बनाता है, कंपैरेटिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी डेटा, एंड ये क्या करता है, पुस्तकालय सेवाओं की बेहतर योजना मूल्यांकन में भी मदद करता है। ठीक है, प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन में सपोर्ट करता है। तो क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं कि हाँ पे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है कि हु डेवलप द ब्राउन सिस्टम फॉर सर्कुलेशन। ये ब्राउन सिस्टम सर्कुलेशन के लिए किसने डेवलप किया था, तो ये डेवलप किया था नीना ई ब्राउन ने। ठीक है, ब्राउन सिस्टम का ये एक क्या है, मैनुअल सर्कुलेशन सिस्टम है। क्या ये मैनुअल सर्कुलेशन सिस्टम, और ये क्या है कि ये एक मैनुअल सर्कुलेशन सिस्टम है जिसका यूज कंप्यूटर के आने से पहले किया जाता था। किसके लिए, बुक को इशू और रिटर्न करने के लिए। ठीक है, बुक को इशू और रिटर्न करने के लिए यूज किया जाता था। तो ब्राउन सिस्टम की एक बुक कार्ड होती है। ब्राउन सिस्टम की क्या होती है, एक बुक कार्ड होती है। उसमें क्या होता है कि हर मेंबर के पास एक बोरोवर टिकट होती है। क्या होती है, बोरोवर टिकट होती है हर मेंबर के पास। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं कि सर्कुलेशन क्या है, क्या यूज होता है और किसने किया था। तो ये कुछ पॉइंट है, ये कर लेना कि डॉक्टर SR रंगनाथन वाज द चेयरमैन ऑफ UGC लाइब्रेरी कमेटी इन विच ईयर। डॉक्टर SR रंगनाथन UGC लाइब्रेरी कमेटी के अध्यक्ष किस ईयर बने थे। ठीक है, तो किस ईयर बने थे, 1948 या 1957 या 1961, 1965। तो किस ईयर बने थे, 1957 में। कब बने थे, 1957। UGC का क्या मतलब है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो रंगनाथन ने 1957 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की लाइब्रेरी कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। और ये जो कमेटी है रंगनाथन कमेटी, इसको रंगनाथन कमेटी भी बोला जाता है। 1957 में ये आई थी और रंगनाथन कमेटी के नाम से ये जानी जाती है। इस समिति में ये रिकमेंडेशन की गई थी, डेवलप की गई थी। ये कमेटी किसके नाम से पॉपुलर है, डॉक्टर SR रंगनाथन के नाम से ये पॉपुलर है। किस ईयर में ये आई थी, 1957 में ये आई थी। और ये किसके लिए है, किसके विकास के लिए है, ये यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी के लिए है ये। ठीक है, उसके बाद है UGC। क्या है, UGC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। क्या है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये किसके लिए है, हायर एजुकेशन इन इंडिया। ये कब आई थी UGC, 1953 में। कब आई थी, 1953 में। लेकिन इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1956 में। कब, 1956 में।
तो ये वर्क करती है, किसके अंडर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों के अंदर ये क्या करती है? वर्क करती है। वर्क अंडर बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है, ये आप देख लेना और लर्न कर लेना। आप एग्जाम में अपने अपने बिहाफ पे भी लिख सकते हैं, एग्जाम में अपने नोट्स अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन was appointed as the chairman of UGC Library Committee in 1957 by किसके द्वारा? बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी, ठीक है। तो द कमेटी इज पॉपुलर नोन एज द, ये कमेटी किसके नाम से जानी जाती है? तो रंगनाथन कमेटी ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज 1957। इसके क्या क्या इंपोर्टेंस है? रिकमेंडेड प्रॉपर डेवलपमेंट, ठीक है, ये रिकमेंड की जाती है किसके लिए? यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी इन इंडिया में। एंड सजेस्टेड स्टैंडर्ड्स, और कुछ स्टैंडर्ड सजेस्ट किए जाते हैं लाइब्रेरी के लिए, जैसे कि स्टाफ बजट एंड सर्विसेज, स्टाफ बजट एंड सर्विसेज, ठीक है। एंड emphasized द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रेंड लाइब्रेरी, ठीक है। क्या है ये? विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकों के लिए विकास के लिए सुझाव दिए थे। एंड पुस्तकालय स्टाफ एंड बजट और सर्विस सेवाओं में मानक निर्धारित किए, ठीक है। एंड प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्षों की आवश्यकता पर जोर दिया, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ रंगनाथन के द्वारा, ये जो यूजीसी आई थी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या कहा जाता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या है ये? स्टैट्यूटरी बॉडी है किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। एंड ये कब स्टैब्लिश हुई थी? 1953 में, और फॉर्मली एस्टेब्लिश हुई थी 1956 में। एंड वर्क करती है ये किसके अंडर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंट आईएसबीएन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स? प्रेजेंट आईएसबीएन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स? वर्तमान आईएसबीएन में कितने अंक होते हैं? तो कितने होते हैं? वर्तमान आईएसबीएन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट? 13 डिजिट होते हैं, ठीक है। आईएसबीएन में 13 डिजिट होती है। और आईएसबीएन क्या है? आईएसबीएन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। 1 जनवरी 2007 से क्या हुआ था कि इसको कन्वर्ट किया गया था 10 डिजिट से लेके 13 डिजिट में, ठीक है। 1 जनवरी 2007 से किसके लिए? इसको मतलब एक कंपैटिबल इंटरनेशनल ईएन बारकोड सिस्टम के लिए, ठीक है। और इसमें कितने वो होते हैं? जो ये 13 डिजिट है इनको कितने में? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट आता है प्रेफिक्स एलिमेंट, ठीक है। प्रेफिक्स एलिमेंट, प्रेफिक्स एलिमेंट क्या होता है? तो जो ये आईएसबीएन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, क्या है ये? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर है, जो कि कितने डिजिट का है? 13 डिजिट का है। कब से? 1 जनवरी 2007 से आईएसबीएन को कन्वर्ट करा गया था 10 डिजिट से लेके 13 डिजिट में, इसको एक कंपैटिबल इंटरनेशनल ईएन बारकोड सिस्टम के लिए, ठीक है, बनाने के लिए। फिर क्या किया गया था कि इसको 13 जो डिजिट है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करा था। किसमें किया था? 5 पार्ट्स में। तो फर्स्ट है प्रेफिक्स एलिमेंट। क्या है? प्रेफिक्स एलिमेंट जो कि फिक्स रहते हैं। 978 हो गया, जो स्टार्टिंग का 3 नंबर 97 जो भी है वो फिक्स रहता है।
फिर आता है रजिस्ट्रेशन ग्रुप नंबर, ये 2 डिजिट नंबर का होता है, रजिस्ट्रेशन ग्रुप नंबर, ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। फिर आता है रजिस्ट्रेंट एलिमेंट, फिर आता है पब्लिकेशन एलिमेंट, देन आता है चेक डिजिट। फिर ये ISBN सिस्टम इज मैनेज इंटरनली बाय द इंटरनेशनल ISBN एजेंसी। तो ये इस प्रणाली का संचालन इंटरनेशनल ISBN स्तर पर इंटरनेशनल एजेंसी के लिए किया जाता है, ठीक है, एजेंसी के द्वारा किया जाता है। तो ये है ISBN स्टैंडर्ड बुक नंबर का। क्या है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये 2007 से 13 डिजिट का नंबर बन गया था। ये होता है प्रेफिक्स एलिमेंट, फर्स्ट 3 डिजिट 978, ये फिक्स होता है। ये होता है रजिस्ट्रेशन ग्रुप, ठीक है, ये होता है रजिस्ट्रेंट, ये होता है पब्लिकेशन, और ये होता है लास्ट का चेक डिजिट। ये रजिस्ट्रेशन जो ग्रुप है ये 1 डिजिट का होता है, ठीक है। उसके बाद आता है 978 प्रेफिक्स, ये टाइप 1 हो गया इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप। 86197 ये होता है एक बारकोड सिस्टम, ठीक है। उसको हम ये 876 को आइटम नंबर यानी टाइटल नंबर भी बोलते हैं इसको, टाइटल नंबर। ठीक है, और इसको लास्ट को बोलते हैं चेक डिजिट। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, पब्लिकेशन का पूछ लिया या चेक डिजिट का पूछ लिया। ये बार कोड एक बार आप देख लेना, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, पूछ लेता है कि ISBN में कितने डिजिट हैं, कब से हैं और किस डिजिट को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ गेंट चार्ट यूज्ड फॉर इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो पुस्तकालय प्रबंधन में गेंट चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो गेंट चार्ट है जो, गेंट चार्ट है क्या, गेंट चार्ट डेवलप हुआ था हेनरी गेंट के द्वारा। किसके द्वारा, हेनरी गेंट के द्वारा, बाय हेनरी गेंट, ठीक है। एंड ये क्या है, इट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। क्या है ये, इट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज टू प्लान एंड मॉनिटर एक्टिविटीज। तो क्या होता है कि ये किसके लिए यूज किया जाता है, प्लान एंड मॉनिटर एक्टिविटीज ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड टाइम के लिए इसको प्लान किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, गेंट चार्ट कहलाता है। और ये किसके द्वारा आया था, हेनरी गेंट के द्वारा आया था। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लान किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग लाइब्रेरी प्रोजेक्ट। ये एक समय निर्धारण के लिए होता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है, और ये पहले से ही प्लान किया जाता है, इसीलिए इसको हम गेंट चार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये गेंट चार्ट जो होता है वो क्या है कि हेनरी गेंट के द्वारा आया था। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है, और यूज टू प्लान एंड मॉनिटर एक्टिविटी ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ये इसकी योजना बनाई जाती है। इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट में लाइब्रेरी बिल्डिंग प्लानिंग की, पहले बिल्डिंग की प्लानिंग की जाएगी, फिर उसका पुस्तकालय स्वचालन कार्य, उसका ऑटोमेशन वर्क देखा जाएगा, डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट परियोजनाएं बनाई जाएंगी, ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार या इवेंट कराए जाएंगे, ठीक है, मॉनिटरिंग स्टाफ वर्क, कर्मचारियों के कार्य की निगरानी भी रखी जाएगी। तो ये सारे पॉइंट है, एक बार देख लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है ये हेनरी गेंट से, ठीक है, मैनेजमेंट टूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिकेटिव एंड इंफॉर्मेटिव आर टाइप्स ऑफ। इंडिकेटिव एंड इंफॉर्मेटिव किसके प्रकार हैं, ये किसके प्रकार हैं, एब्स्ट्रैक्ट के। किसके, इंडिकेटिव और इंफॉर्मेटिव किसके हैं, एब्स्ट्रैक्ट के। तो एब्स्ट्रैक्ट्स, तो ये क्या है, इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट और इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। तो इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट, इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट, जो इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट होता है इज अ ब्रीफ समरी। क्या है, एक ब्रीफ समरी है, दैट इंडिकेट, जो इंडिकेट करती है द स्कोप एंड सब्जेक्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक स्कोप एंड सब्जेक्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, किसी सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट को विदाउट गिविंग डिटेल, बिना उसके डिटेल दिए, इंफॉर्मेशन अबाउट द मेथडोलॉजी, रिजल्ट एंड कंक्लूजन। तो संकेतनात्मक
संकेतात्मक सारांश बोलते हैं इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट को। ठीक है, वो एक संक्षिप्त विवरण है जो किसी दस्तावेज के विषय और दायरे का केवल संकेत देता है, लेकिन उसमें प्रयुक्त विधि, परिणाम या निष्कर्षों का विस्तृत वर्णन नहीं करता। उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट। और सेकेंड है इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? ये भी एक डिटेल समरी है दैट प्रेजेंट द मेन ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी, जो क्या है? प्रेजेंट करती है मेन ऑब्जेक्टिव एंड methodology and result and conclusions of a document in a condensed form, इसमें स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है ये। तो ये है, ठीक है, ये कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which year was the first edition of LCSH published? ठीक है, LCSH का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? फर्स्ट एडिशन कब आया था इसका? LCSH का 1898 में या 1909 में या 1916 में या 1923 में? कब आया था? के बारे में बात करेंगे पहले हम। LCSH क्या है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, ये क्या है? एक कंट्रोल्ड वोकेबलरी लिस्ट है। क्या है? कंट्रोल्ड वोकेबलरी लिस्ट और यूज्ड फॉर सब्जेक्ट कैटलॉगिंग इन लाइब्रेरीज। ठीक है, किसके लिए यूज की जाती है? ये लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग के लिए ये यूज की जाती है। किसके लिए? कैटलॉगिंग के लिए। और ये क्या प्रोवाइड कराता है? स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्ट। क्या? स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्ट हेडिंग टू डिस्क्राइब सब्जेक्ट हेडिंग। क्या प्रोवाइड कराता है ये? स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्ट हेडिंग टू प्रोवाइड टू डिस्क्राइब, ठीक है, टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ बुक एंड अदर मटेरियल, द कंटेंट ऑफ बुक एंड अदर मटेरियल। क्या? मटेरियल। ठीक है, क्या कराता है? स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्ट हेडिंग टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ बुक एंड अदर मटेरियल। तो नेक्स्ट है द फर्स्ट एडिशन ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग वाज पब्लिश्ड इन 1909। कब पब्लिश हुआ था ये? 1909 में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1909। ठीक है, बाय द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। किसके द्वारा आया था? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अंडर द टाइटल सब्जेक्ट हेडिंग यूज्ड इन द डिक्शनरी कैटलॉग ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। LCSH का प्रथम संस्करण 1909 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा प्रकाशित किया गया। ये विषय शीर्षकों की एक मानक सूची है जिसका उपयोग विश्व भर के पुस्तकालयों में किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कैटलॉगिंग से पूछ लेते हैं, ये इसका एडिशन कब आया था, कब पब्लिश हुआ था, तो इसके बारे में ये एक बार देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन में आता ही आता है। उसके बाद आता है कि ये कंट्रोल्ड वोकेबलरी क्या होती है। इसके मेन फीचर्स हैं कि फीचर्स क्या हो जाएंगे इसके? कंट्रोल वोकेबलरी, ठीक है, वोकेबलरी, कंट्रोल वोकेबलरी होती है एक स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्ट टर्म। क्या होती है? एक स्टैंडर्डाइज्ड सब्जेक्ट टर्म होती है। और क्या हो जाएगा इसमें? अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। ठीक है, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट कैसे? हेडिंग अरेंजमेंट अल्फाबेटिकली होनी चाहिए, इसकी जो हेडिंग होगी ना वो।
और यूजेस ऑफ क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SOUL? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SOUL? ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SOUL? तो क्या है? सिस्टम ऑफ ऑनलाइन यूनिफाइड लाइब्रेरीज, या सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, या सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, या सॉफ्टवेयर ऑफ ऑनलाइन यूजर्स लाइब्रेरी। तो इसका क्या हो जाएगा? SOUL। SOUL क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है ये एक, जो कहाँ यूज किया जाता है? यूनिवर्सिटीज के अंदर, लाइब्रेरीज में। कहाँ यूज किया जाता है? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज में यूज किया जाता है। और ये क्या होता है? एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है ये? इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। किसके द्वारा ये डेवलप हुआ था? इनफ्लिपनेट के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? इनफ्लिपनेट सेंटर के द्वारा। तो इनफ्लिपनेट क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी सेंटर। क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी सेंटर। ये इनफ्लिपनेट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि यूनिवर्सिटीज में यूज किया जाता है। SOUL सॉफ्टवेयर, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार ये आया हुआ है एग्जाम में। SOUL यूनिवर्सिटी हो गई या कॉलेज लाइब्रेरीज में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो SOUL फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इज अ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ठीक है। SOUL सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ठीक है। इट इज एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय इनफ्लिपनेट सेंटर। किसके द्वारा? इनफ्लिपनेट सेंटर, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, इनफ्लिपनेट की फुल फॉर्म। तो इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज के द्वारा इनको यूज किया जाता है, कॉलेज में यूज किया जाता है, ठीक है, लाइब्रेरीज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इंपीरियल लाइब्रेरी, नाउ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल लाइब्रेरी में, वर्तमान में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जोहन मैकफार्लेन, या BH केसवान, SR रंगनाथन, या विलियम जॉन्स। तो इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो इंपीरियल लाइब्रेरी जो कि बाद में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहलाई गई थी, ठीक है, हाँ, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की कहलाई गई थी। तो उसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? जोहन मैकफार्लेन। कौन थे? जोहन मैकफार्लेन। जोहन मैकफार्लेन। तो इंपीरियल लाइब्रेरी जो कि बाद में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनी, उसके पहले पुस्तकालय अध्यक्ष कौन बने थे? जोहन मैकफार्लेन, ठीक है। इंपीरियल लाइब्रेरी जो है वो कब स्टैब्लिश हुई थी? 1903 में। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1903 में, ठीक है। और कहां पर? कलकत्ता, कलकत्ता में, ठीक है। बाय मर्जिंग सेवरल डिपार्टमेंट लाइब्रेरीज, काफी सारी डिपार्टमेंट लाइब्रेरीज मर्ज होने के बाद ये इंपीरियल लाइब्रेरी 1903 में स्टैब्लिश हुई थी। कहां पर? कलकत्ता के अंदर, ठीक है।
और इसको बाद में नेशनल ऑफ लाइब्रेरी इंडिया भी बोला गया। तो नेशनल ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया ये कब स्टेब्लिश हुई थी? 1948 में। कब हुई थी? 1948 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस। पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी लाइब्रेरी स्टेब्लिश हुई थी? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948 में। ठीक है, तो उसके बाद आता है कि ये जोहन मैकफर्लेन कौन थे? ये एक ब्रिटिश लाइब्रेरियन थे। कौन थे ये? ब्रिटिश लाइब्रेरियन। ठीक है, ब्रिटिश लाइब्रेरियन थे ये। पहले लाइब्रेरियन थे जो कि इंपीरियल लाइब्रेरी में अपॉइंट करे गए थे। कब? 1903 में। ठीक है, फर्स्ट ये लाइब्रेरियन थे जो कि अपॉइंट करे गए थे। फर्स्ट लाइब्रेरियन अपॉइंटेड, ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी के अंदर 1903 में। एंड प्लेड अ मेजर रोल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड डेवलपिंग इन लाइब्रेरी कलेक्शन। इन्होंने काफी मेजर रोल निभाए हैं लाइब्रेरी कलेक्शंस में। एंड स्टैंड कैटलॉगिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। ठीक है, इन्होंने पुस्तकालय में संग्रह व्यवस्थित करने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? जोहन मैकफर्लेन को फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या है इंपीरियल लाइब्रेरी विच लेटर बिकम द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? इंपीरियल लाइब्रेरी जो कि बाद में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनी, किसके द्वारा? कौन था? जोहन मैकफर्लेन। ठीक है, एज इट फर्स्ट लाइब्रेरियन इन 1903 में। तो कौन बना था फर्स्ट लाइब्रेरियन? जोहन मैकफर्लेन। ठीक है, द इंपीरियल लाइब्रेरी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1903 इन कलकत्ता। ठीक है, कोलकाता वॉज मर्जिंग सेवरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइब्रेरीज। इट लेटर बिकम द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन 1948 आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948 में आई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये क्या है? एक ब्रिटिश पुस्तकालय अध्यक्ष थे। कौन थे ये? ब्रिटिश लाइब्रेरियन। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनन ऑफ रेटिसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनन ऑफ रेटिसेंस इज अ कैनन ऑफ विच प्लेन? क्या होगा? आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन, नोटेशनल प्लेन, सब्जेक्ट प्लेन। कैनन ऑफ रेटिसेंस किस प्लेन के कैनन हैं? इनमें से किसके हैं? इसको ये जो कैनन ऑफ रेटिसेंस है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा आया था? बाय रंगनाथन। किसके द्वारा? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा ये पब्लिश हुआ था। क्या? कैनन ऑफ रेटिसेंस। ठीक है, और जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है ये क्या है? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, काफी बार मॉडर्न फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी रंगनाथन को ही बोला जाता है। तो ये पॉइंट है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो इन्हें अच्छे से कर लेना। ठीक है, फिर आता है कैनन ऑफ रेटिसेंस। ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा आया था। और क्या कहते हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने क्या किया था कि प्रोसेस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करा था। ठीक है, प्रोसेस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करा था। कौन कौन से? आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन एंड नोटेशनल प्लेन। आइडिया, वर्बल एंड नोटेशनल प्लेन। ठीक है, तो जो आइडिया प्लेन है, तो कैनन ऑफ रेटिसेंस क्या है? कैनन ऑफ रेटिसेंस किसी सब्जेक्ट के लिए शब्द, वर्ड चुनते समय ऐसा शब्द चुनना जो सामान्य रूप से स्वीकार किया गया हो, जो सामान्य रूप से स्वीकार किया गया हो और उसका विवाद न किया गया हो। तो उसे हमें, जैसे कि
तो वर्बल प्लेन क्या है? वर्बल प्लेन एक इज द स्टेज वेयर सब्जेक्ट आर एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। वो एक ऐसी फेज है, जहां ऐसी स्टेज है जहां हम शब्दों का जो मतलब हम जो सब्जेक्ट है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं वर्ड के थ्रू, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्बल कहते हैं, ठीक है। तो आफ्टर एनालाइज अ सब्जेक्ट इन अ प्लेन, इन आइडिया प्लेन, वी असाइन प्रॉपर टर्म नेम टू इट इन द वर्बल प्लेन। और वर्बल प्लेन को हम नेमिंग ऑफ सब्जेक्ट, वर्बल आइडियल प्लेन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? वर्बल प्लेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्बल प्लेन। द कैनन ऑफ रेटिसेंस वॉज गिवन बाय एस आर रंगनाथन। किसके द्वारा आया था ये? एस आर रंगनाथन के द्वारा। इट बिलोंग्स टू द वर्बल प्लेन। ये किससे बिलोंग करता है? वर्बल प्लेन से, क्योंकि ये डील करता है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टर्म वर्ड्स फॉर सब्जेक्ट। क्या करता है? ये डील करता है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टर्म्स फॉर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। द टर्म चोजन फॉर अ सब्जेक्ट शुड बी वाइडली एक्सेप्टेड, न्यूट्रल एंड नॉन कंट्रोवर्शियल। तो ये क्या है? ये विषयों के लिए, ये सब्जेक्ट के लिए सही और स्वीकृत शब्दों के चयन से संबंधित है। विषयों के लिए ऐसा शब्द चुनना चाहिए जो सामान्य रूप से स्वीकृत हो और विवाद रहित हो, ठीक है। क्योंकि ये शब्द चयन नेमिंग ऑफ सब्जेक्ट से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? नेमिंग ऑफ सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नेमिंग ऑफ सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, तो किससे है? कैनन ऑफ रेटिसेंस, वर्बल कैनन से, ठीक है। इसीलिए ये वर्बल प्लेन से, वर्बल प्लेन से का कैनन है। किस लिए? वर्बल प्लेन का कैनन है। और किससे रिलेटेड है ये वर्बल प्लेन? इससे, नेमिंग ऑफ सब्जेक्ट, नेमिंग ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। Janganathan has formulated a separate set of canon for work into 3 plane, ठीक है। दे आर आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन एंड नोटेशनल प्लेन। तो आइडिया प्लेन क्या है? सोचना, ठीक है, थिंकिंग। तो इसमें क्या आ जाता है? थिंकिंग। और वर्बल प्लेन नेमिंग ऑफ सब्जेक्ट, नेमिंग ऑफ सब्जेक्ट। और नोटेशनल प्लेन, नोटेशनल प्लेन में क्या आता है? नंबरिंग, नंबरिंग, संख्या देना, ठीक है। ये कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ये किसके हैं? ये आइडिया प्लेन के हैं, फर्स्ट पार्ट के। ये कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कैनन फॉर सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, कैनन फॉर अरे एंड कैनन फॉर चेन, एंड कैनन फॉर फिल्ट्रे सीक्वेंस। ये किस में आ जाते हैं? आइडिया प्लेन के। ये क्या है? पार्ट है, ठीक है। फिर आता है कैनन ऑफ कंटेक्स्ट, कैनन ऑफ एनिमिनेशन, कैनन ऑफ करेंसी एंड कैनन ऑफ रेटिसेंस। ये किस में आते हैं? वर्बल। तो ये कैनन ऑफ रेटिसेंस कहां से आया? वर्बल प्लेन से आया है, ठीक है। कैनन ऑफ रेटिसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैनन ऑफ रेटिसेंस, ये किससे? नेमिंग से रिलेटेड है, नेमिंग। इसमें जो आइडिया प्लेन में क्या होता है कि ये सब्जेक्ट को एनालाइज करता है। क्या करता है? सब्जेक्ट को एनालाइज करता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आइडिया प्लेन में सब्जेक्ट एनालाइज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे एनालाइज होगा कि एग्जांपल है कि एक एग्जांपल है कि एजुकेशन ऑफ ब्लाइंड चिल्ड्रन इन इंडिया। इंडिया के अंदर ब्लाइंड चिल्ड्रन की एजुकेशन है, ठीक है। लेकिन अब ये किसमें है? आइडिया प्लान। हम सब्जेक्ट को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम सब्जेक्ट को सही
मतलब सही शब्द देते हैं, सही वर्ड देते हैं, तो वो किस में जाता है, वर्बल प्लेन में जाता है। हम अगर किसी सब्जेक्ट का नेम उसको सही से एनालाइज करते हैं तो वो किस में जाता है, वर्बल में। अब मैं ब्लाइंड चिल्ड्रन को हैंडीकैप्ड भी तो लिख सकती हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्बल प्लेन। या फिर हैंडीकैप भी नेगेटिव में चला जाएगा, जैसे कि ये ब्लाइंड चिल्ड्रन है, ये नेगेटिव सेंटेंस में जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, एजुकेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड इन इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, नेमिंग ऑफ सब्जेक्ट वर्बल प्लान में, ठीक है। और जो थर्ड आता है नोटेशनल में, क्या होता है कि यहीं पे अगर हम नंबर या सिंबल दे दें तो वो क्या हो जाता है, नोटेशनल प्लान में हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि पहले हम, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया नोटेशनल प्लान के लिए कि एजुकेशन इज एजुकेशन ऑफ स्पेशल ग्रुप इन डीडीसी, ठीक है, स्पेशल ग्रुप इन डीडीसी। तो मैंने एग्जांपल ले लिया ये 371.9 या 1 कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैंने एक नंबरिंग दे दिया तो ये क्या हो जाएगा, नोटेशनल प्लान हो जाएगा, ठीक है, नोटेशनल प्लान। तो ये हो गया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नाउ लुक्ड आफ्टर बाय। तो अब ये पहले जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है डीडीसी कब आया, ये डेवलप हुआ 1876 में, ठीक है। कब डेवलप हुआ, 1876 में। पहले ये आया था वो एएलए के द्वारा, ठीक है, ये एएलए के द्वारा आया था, लेकिन अब इसको कौन हैंडल करता है, अब ये किसके द्वारा आया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा आया था, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो ये आया था मेलविल डेवी के द्वारा। किसके द्वारा, मेलविल डेवी के द्वारा ये आया है। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में, वो है डीडीसी। क्योंकि डीडीसी को 10 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 000 से लेके 999 तक 10 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला क्लासिफिकेशन है, और इसको मतलब 135 कंट्रीज से ज्यादा 135 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज में इनको यूज किया जाता है। 135 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है डीडीसी को। डीडीसी इज ओन एंड मेंटेन एंड अपडेट बाय, किसके द्वारा अपडेट किया गया है, ओसीएलसी, ठीक है। डीडीसी अब जो अपडेट हुआ है किसके द्वारा हुआ है, ये ओसीएलसी के द्वारा, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ठीक है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये एक बार देख लेना। और ये जो ओसीएलसी है ये कब आया था, ये 1967 में आया था। कहां पर, यूके के अंदर, ठीक है, यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर आया था ये, ठीक है। और ये क्या है, ग्लोबल लाइब्रेरी कोऑपरेटिव, ठीक है। और ये क्या है, जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड कैट, ठीक है, ये भी किसके द्वारा आया था, डीडीसी के द्वारा, ठीक है, ओसीएलसी के द्वारा। लार्जेस्ट बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस जो बोला जाता है वो वर्ल्ड कैट को बोला जाता है, ठीक है। तो जो डीडीसी है वो किसके द्वारा पब्लिश हुआ था, एएलए के द्वारा। लेकिन अब क्या करता है कि जो ओसीएलसी है वो अब डीडीसी को हैंडल करता है, ठीक है। एलसी है वो क्या करता है, एडिशनल वर्क करता है, क्या करता है, एडिशनल वर्क को मेंटेन करता है ये। और जो डीडीसी का लेटेस्ट एडिशन है वो कौन सा एडिशन है, 23 एडिशन लेटेस्ट, ठीक है। ये सारे पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये कब आया था, इसका लेटेस्ट एडिशन क्या है, किसके द्वारा आया था, कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया था इसको। तो ये सारे पॉइंट है डीडीसी में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और
नेक्स्ट है द डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय मेलविल डेवे इन 1876। ठीक है, डीडीसी क्लासिफिकेशन को डेवलप किया गया था मेलविल डेवे के द्वारा 1876 में। टुडे डीडीसी इज मेंटेन एंड मैनेज बाय ओसीएलसी। ठीक है, आज के टाइम में ओसीएलसी के द्वारा डीडीसी मेंटेन किया जाता है। वर्तमान में डीडीसी का रखरखाव और संशोधन कौन करता है? ओसीएलसी। ठीक है, और जो डीडीसी के कितने स्ट्रक्चर हैं, मतलब नॉलेज को डीडीसी डिवाइडेड नॉलेज कितने टाइप्स में डिवाइड करता है? 3 टाइप्स में डिवाइड करता है। जैसे कि फर्स्ट है 10 मेन क्लासेस। डीडीसी को 10 मेन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 100 सेक्शन में, सॉरी 100 डिवीजन में डिवाइड किया, डिवीजन 1000 सेक्शंस। ये क्या है? ये डीडीसी डिवाइस नॉलेज 10 मेन क्लासेस में, 100 डिवीजन में एंड 1000 सेक्शंस में। अब एग्जांपल जैसे कि 500 है, ये किसका है? 500 ये किसका है? साइंस का। ठीक है, डिवीजन है ये 500 का। उसी तरीके से 510 आ जाएगा मैथमेटिक्स का। तो इस टाइप से डिवाइड करा गया है कि अब जो 600 तक आएंगे वो साइंस, मैथ, इस तरीके से अलजेब्रा। ठीक है, तो ये सारे 10 मेन क्लासेस लर्न कर लेना, 100 डिवीजन, 1000 सेक्शंस। नेक्स्ट है व्हाई डज ओसीएलसी डू फॉर डीडीसी। ओसीएलसी क्या करता है डीडीसी के लिए? क्यों यूज करते हैं हम ओसीएलसी का? तो ये क्या है? ये पब्लिश न्यू एडिशन ऑफ डीडीसी। ये डीडीसी का नया एडिशन है। ठीक है, एंड ये क्लासिफिकेशन नंबर को अपडेट रखता है। क्या करता है ओसीएलसी? क्लासिफिकेशन नंबर को अपडेट करता है। तो मेंटेन्स वेब देवे ऑनलाइन वर्जन। क्या करता है? ये मेंटेन करता है ऑनलाइन वर्जन को। तो अब क्वेश्चन पूछ, उसके बाद है कंट्रोल एडिटोरियल पॉलिसी। ठीक है, ये क्या करता है? संपादकीय नियंत्रण रखता है। एंड ओसीएलसी एक्वायर्ड डीडीसी फ्रॉम एएलए। तो ओसीएलसी को क्या है, जो एक अथॉरिटी मिली थी एएलए से कि लाइब्रेरी को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, और क्या, कब? 1988 में। एंड इट हैज बीन रिस्पॉन्सिबल टू इट्स रिवीजन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, नेक्स्ट है जो 001 से लेके 099 तक, उस टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे? जनरलिटीज। ठीक है, फिर 100 से लेके 199 तक हम फिलोसफी, 200 से 299 तक रिलीजियन, जिसमें आ जाता है क्रिश्चियनिटी, जुडिशम, बुद्धिज्म, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आता है कि फिलोसफी में आता है कि बुक्स अबाउट द सेल्फ, फीलिंग, ड्रीम्स। ठीक है, ये सब आता है। 300 से लेके 399 के बीच में क्या आता है? ये सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस जैसे कि कस्टम, कल्चर, लॉ, मैनर्स, ये सारे किसके अंदर आएंगे? सोशल साइंस के अंदर। 400 से लेके 499 लैंग्वेज, ये पूछा जाता है। ठीक है, लैंग्वेज में क्या आ जाता है? डिक्शनरी, पार्ट ऑफ स्पीच, साइन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, ये सब क्या है? लैंग्वेज। 500 से 599 नेचुरल साइंस, 600 से 699 अप्लाइड साइंस, 700 से 799 आर्ट एंड रिक्रिएशन, 800 से 899 लिटरेचर, 900 से 999 ये क्या हो जाएगा? ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। और ये 920 वाला आएगा बिब्लियोग्राफी एंड बायोग्राफी। ये किसके लिए है? लास्ट नेम ऑफ सब्जेक्ट, मल्टीपल पीपल के लिए। ठीक है, और ऑथर्स। तो ये 10 क्लासेस है ये। ठीक है, जो कि डीडीसी के द्वारा आई थी, को डिवाइड किया जाता है 10 क्लासेस में। ये वो 10 क्लासेस हैं, तो ये आप देख लीजिए।